रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 98वें दीक्षा समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटे नहीं बड़े मन वाला बनना चाहिए, क्योंकि छोटे मन वाला अमेरिका में 9/11 को टावर गिराता है, बड़े मन वाले हमारे ऋषि मुनि थे। आपको यह ध्यान रखना होगा कि खूब पढ़ लिख कर अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग करने वाला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। डॉक्टर होकर भी कोई अफजल गुरु बन सकता है और चार्टेड अकाउंटेंट होकर भी कोई याकूब मेनन बन सकता है। अरबपति होकर भी ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इसलिए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो लोग केवल यह कहते हैं कि गरीब अशिक्षा आतंकवाद का कारण है, उन्हें यह उदाहरण गलत ठहराते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 98 दीक्षांत समारोह में, और जिस समय हम यहां आ रहे थे तो प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने यह बतलाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना की 100 ईयर पूरी करने जा रही है विद इन 2 मंथ। इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हुई है। जैसा आपके वाइस चांसलर ने बतलाया, मैं टीचर भी रहा हूं, मैं रिसर्चर भी रहा हूं और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा हूं। स्वाभाविक है जहां कहीं भी यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जाता है, बहुत ही सहज तरीके से मैं अपनी कंसेंट दे देता हूं। इस दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एक बार लॉ कॉलेज में और एक बार कुछ एक्सक्लूसिव कार्यक्रम था। यहां 2 बार मैं यहां पर आ चुका हूं, इसके पहले भी यह 3rd टाइम है जब मैं यहां पर आया हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में कह सकता हूं कि पिछले 100 वर्षों के अंदर सारी दुनिया में इस दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक अपनी पहचान बनाई है। और जब मैं कॉलेजेस का नाम देखता हूं, वेंकटेश्वर कॉलेज, खालसा कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, और साथ ही साथ वैदिक कालीन जो विदुषियां थी, जो नारी शक्ति की प्रतीक मारी जाती थी, गार्गी और मैत्रेयी, इनके नाम पर भी कॉलेज, और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर भी कॉलेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर भी कॉलेज। मैंने एक से एक शख्सियत, चाहे वो प्राचीन भारत की हो, चाहे मध्ययुगीन भारत की हो, चाहे आधुनिक भारत की हैं, उनके नाम पर यदि कॉलेजेस किसी विश्वविद्यालय में देखने को मिलेंगे तो केवल और केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में ही देखने को मिलेंगे। और कॉलेज ऑफ एजुकेशन है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। और मैं देख रहा था कि माने जाने मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर, ये आर्यभट्ट जी का नाम आपने सुना होगा, उनके नाम पर भी कॉलेज है। इसीलिए कहा प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत की जो प्रमुख हस्तियां थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के भी नाम पर कॉलेज है। यह केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा। इन 100 सालों में से कई हस्तियां दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलकर, मैं वही चर्चा कर रहा था यहां आने के पहले आपके वाइस चांसलर से, कि जहां मैं जाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई न कोई मुझे प्रायः मिल जाता है। यहां तक कि चेन्नई में भी इंटेलेक्चुअल के एक कार्यक्रम को एड्रेस करने के लिए मैं गया था, वहां पर भी मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सज्जन मिले थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूं। शायद ही जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पर कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग न मिल जाएं। वे जहां कहीं भी रहें, आज मौजूद हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती थी। उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, यह स्वाभाविक रूप से आता होगा कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज जिन बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई के चलते आज के दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जा रहा है, मैं उनके सभी परिवार के सदस्यों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जिनको आज डिग्री प्राप्त हो रही है, उनको भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। साथियों, इस दीक्षांत शब्द का जहां तक अर्थ है, हम सभी जानते हैं, पहली बार इसका प्रयोग यदि कहीं पर हुआ था, तैत्तरीय उपनिषद में इसका प्रयोग होता है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान से होता है, दीक्षा का अर्थ संस्कारों से होता है। और मेरे जैसा व्यक्ति यह मानता है कि जीवन में ज्ञान से भी ज्यादा अहमियत यदि किसी चीज की होती है तो संस्कारों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है।
मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। राम और रावण दोनों से अच्छा आप अच्छी तरह परिचित हैं। रावण राम से ज्यादा धनवान भी थे, उनके पास सोने की लंका थी। रावण उस समय के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान भी माने जाते थे, यानी राम से ज्ञानी भी माने जाते थे, धनवान भी थे, ज्ञानवान भी थे राम के कंपैरिजन में। और मृत्यु पर विजय का वरदान प्राप्त हुआ था, यानी सबसे ताकतवर और बलवान भी उस समय वही माने जाते थे। तो रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्ञानवान भी थे, बलवान भी थे, सब कुछ था। पूजा धनवान भी थे। पूजा रावण की नहीं होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की होती है, जिन्होंने कि आजीवन मर्यादाओं का पालन किया। इसलिए मनुष्य के जीवन में संस्कारों की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। आज के बाद आप इस विश्वविद्यालय परिसर से निकलकर एक ऐसी दुनिया में आप कदम रखेंगे जहां सारा विश्व ही आपका विश्वविद्यालय होगा। अब आपके जीवन में भी कई बदलाव आएंगे, यह स्वाभाविक है। माता पिता कहेंगे, बेटा मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब तुम्हारी बारी है। इसलिए जो सीखा है वहीं से शुरुआत होती है। जैसे आजकल हर थ्योरी में एक अप्लाइड साइंस होती है, उसी तरह मैं मानता हूं कि जो पढ़ाई लिखाई है उसका भी एक अप्लाइड एस्पेक्ट होता है। अब आपको खुद को इस दुनिया में अपने स्किल सेट्स के साथ अप्लाइड मोड में काम करना है। साथियों, मेरा यह मानना है कि बिना मजबूत नींव के कोई इमारत बुलंद नहीं होती है। बिना गहरी जड़ के कोई पेड़ बड़ा नहीं होता है। उसी तरह बिना अपनी संस्कृति, परंपराओं और स्वर्णिम अतीत को समझे, उसका सम्मान किए बिना कोई भी व्यक्ति, समाज अथवा देश किसी भी सूरत में महान नहीं बन सकता है। जो समाज अपनी जड़ों से कट जाता है उसकी हालत पूरी तरह से कटी पतंग की तरह होती है। भारत के गौरवशाली अतीत की तरफ यदि नजर उठाकर आप देखें, सहज रूप से भारत को ही नहीं, अब तो दुनिया को भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि भारत कभी विश्व गुरु था। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज फैमिली, यह मैसेज दुनिया के किसी एक देश की धरती से सारी दुनिया को गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत देश की धरती से गया है। यह मन का बड़प्पन दुनिया के किसी देश में देखने को नहीं मिलेगा। देखने को मिलेगा तो केवल और केवल भारत में देखने को मिलेगा। आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और इस सदी में भी भारत को सफलताओं के नए अध्याय लिखने होंगे। इसके लिए हमें जीवन के हर क्षेत्र में स्वाभाविक है कि हमें नई ऊंचाइयां हासिल करनी होंगी। साथियों, एक समय था जब भारत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 था। आज के बच्चों से भी पूछा जाए तो वो कहेंगे कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी वेस्टर्न कंट्रीज नंबर 1 रही होंगी, भारत कभी नंबर 1 नहीं हो सकता। लेकिन भारत नंबर 1 था, मगर सदियों की गुलामी के कारण बहुत सारे लोग भारत के उस गौरवशाली अतीत से परिचित नहीं हैं। इसे मैं एक विडंबना मानता हूं। मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, मगर समयाभाव के कारण मैं कुछ ही बातें यहां पर रखना चाहूंगा। आप में सभी लोग अपनी जिंदगी में जीरो या शून्य इस्तेमाल से अच्छी तरह परिचित हैं। जीरो का कंसेप्ट, शून्य का कंसेप्ट, यह कहां से आया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जीरो का भी कंसेप्ट यदि कहीं से आया तो भारत से ही आया। कुछ लोग इस पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा इसके बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। समय होता तो मैं यह बतलाता कि जीरो यह भारत के ही ऋषियों और मनीषियों की ही इजाद है, यहां के लोगों की ही इजाद है, यहां के लोगों का ही यह दिया हुआ कंसेप्ट है। लेकिन यहीं तक अपनी बात को समाप्त करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह किसका दिया हुआ है? श्रीधराचार्य। और यह केवल भारत के लोग मानते हैं ऐसा नहीं है, अब दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं। पहले जब हम लोगों ने कहा था तो कोई जल्दी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सभी स्वीकार करते हैं। पाइथागोरसियन, अब आप सब भी जानते होंगे पाइथागोरसियन, ये तो पाइथागोरस से 300 ईयर्स बिफोर, 300 वर्ष पहले महर्षि बोधायन ने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। और यह संस्कृत में श्लोक मिलेगा, संस्कृत में श्लोक मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। इस तथ्य को आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही एक प्रो वाइस चांसलर थे डॉक्टर दिनेश सिंह जी, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था, क्योंकि बहुत पहले कहा था, मुझे याद है, उन्होंने भी स्वीकारा था। और हाल ही में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द क्रेस्ट ऑफ द पीकॉक, नॉन यूरोपियन रूट्स ऑफ मैथमेटिशियन बाय जॉर्ज जी जोसेफ ने सिद्ध किया है कि गणित के बहुत सारे सिद्धांत, मैथमेटिक्स के बहुत सारे थियरम्स, सिद्धांत या कैलकुलस न्यूटन से करीब 350 साल पहले भारत के केरल में यह लिखित रूप में उपलब्ध थे। या किसी यहां भारत के किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, यह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित द क्रेस्ट ऑफ द पीकॉक, इस बुक को उठाकर आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा। एक प्रसिद्ध रूसी हिस्टोरियन के हिसाब से भारत प्लास्टिक सर्जरी में जीसस क्राइस्ट के जन्म के होने से पहले से ही भारत ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। भारत दुनिया का एक ऐसा पहला देश था जिसने एक सही तरीके से चलने वाला अस्पताल, सचल अस्पताल, वह भी स्थापित किया था। यह भारत देश मित्रों आर्यभट्ट, बराहमीर, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कणाद से लेकर सवाई जय सिंह तक वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा का यह साक्षी रहा है। प्रसिद्ध जर्मन एस्ट्रोनॉमर कॉपरनिकस के लगभग 1000 ईयर्स बिफोर आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने के बारे में, मैंने बहुत सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट है उन्होंने कहा पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है, लेकिन यह बात किसी ने कही थी 1000 वर्ष बिफोर, कॉपरनिकस के 1000 ईयर्स बिफोर हमारे आर्यभट्ट ने इस बात को कही थी। और यह भी कहा था ये अपनी एक्सिस, ये अपनी धुरी पर घूमती है। इसी तरह आयत न्यूटन से 1000 वर्ष पूर्व ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की पुष्टि कर दी थी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी संस्कृत में आपको श्लोक मिलेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता, संस्कृत में श्लोक मिलेगा। यह अलग बात है कि किन्हीं कारणों से इन सब सारी चीजों का श्रेय जो भारत के वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए था वो भारत के वैज्ञानिकों को नहीं मिला, बल्कि पश्चिम के वैज्ञानिकों को मिला। मैं केवल भारत की जो हमारी अचीवमेंट्स हैं हमारे भारतीयों की, कि मैं केवल उसी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब विषयों में भी हमारा देश पॉयनियर रहा है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाणक्य का है, अर्थशास्त्र है, जो आज राज व्यवस्था पर लिखी गई सबसे पुरानी और एथेंटिक यह बुक मानी जाती है। साथियों, आज जब हम सब न्यू इंडिया के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझें और अपनी सांस्कृतिक विरासत को हम सभी पहचानें। हमारे इतिहास और संस्कृति में, इतिहास और संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर बोथ में वह स्ट्रेंथ है, वह ताकत है जिस पर हम नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मगर हमें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। आप सबने बहुत ही माने जाने मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन का नाम सुना होगा, जिन्होंने इन्फिनिटी की खोज की थी, अनंत, इन्फिनिटी। वे एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने
महज 32 ईयर्स की एज में, आपको आश्चर्य होगा, मैथमेटिक्स के 4000 से अधिक थियरम पर रिसर्च की थी। 4000 से अधिक थियरम्स पर उन्होंने रिसर्च की थी, जिन्हें समझने में दुनिया भर के मैथमेटिशियंस को एक लंबा समय लग गया, कई वर्ष गुजर गए। लेकिन मैं अपने युवा दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं कि इतना ब्रिलियंट माइंड भी असफलताओं से, अनसक्सेस से अछूता नहीं रह पाया था। वो 12th क्लास में, श्रीनिवासन रामानुजन 12th क्लास में 2 बार फेल हो गए थे, पर आज उसी स्कूल में जिसमें वो पढ़ते थे, उसी स्कूल का नाम उसी श्रीनिवासन रामानुजन के नाम से है। यदि सक्सेस ना मिले तो हमको घबराना नहीं चाहिए। नो सक्सेस इज फाइनल एंड नो फेलोर इज फेटल। यह बात अपने दिमाग में बराबर हमारे बच्चों को रखनी चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। कोई सफलता या अंतिम नहीं होती है और कोई भी सफलता फेटल नहीं होती है, घातक नहीं होती है। हमें से ज्यादातर लोग जब सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो निराश होते हैं और मन में हार मानकर वो बैठ जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल किया है, जिन्हें बहुत सारी मुसीबतों का जीवन में सामना करना पड़ा है, मगर उन्हें अपने ऊपर भरोसा था। सब यही सिखाते हैं कि दृढ़ता और धैर्य सफल व्यक्ति के जीवन की यह सबसे बड़ी भूमिका होती है। मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, धैर्य और दृढ़ता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, यह आपकी सबसे बड़ी पूंजी जिंदगी की होनी चाहिए। और हमारी सारी कमजोरियां हमारे दिमाग में ही होती हैं। इस संदर्भ में मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति एक शहर में घूम रहा था। उसने देखा किसी ने एक एलिफेंट, एक हाथी को रस्सी से, साधारण सी रस्सी से बांध रखा है। तो उस हाथी का, उस एलिफेंट का जो ट्रेनर था, ट्रेनर से उसने पूछा, हाथी है, इतनी कमजोर रस्सी से बांध रखा है, किसी चेन से इसको बांधना चाहिए था, और यदि उसको तोड़ देगा तो क्यों नहीं तोड़ रहा है? तो उसने कहा कि ये जब हाथी छोटा था, जब बच्चा था, तो मैं इसको इसी साधारण सी रस्सी से बांधा करता था और आज भी उसी साधारण रस्सी से बांधता हूं। तब इस हाथी का माइंडसेट बन चुका है। कहते मैं उस समय जब मैं बांधा गया था तब रस्सी को तोड़ नहीं पाया था, अब मैं क्या तोड़ पाऊंगा, इसलिए इधर उधर नहीं करता है, वो उसी से बना रहता है। उसने मान लिया था कि अब यह रस्सी तोड़ पाना ये हमारे लिए असंभव है। आज जब इस रस्सी का वो तोड़ने का ताकत रखता है, फिर भी वो साहस नहीं जुटा पाता है और उसके लिए कोशिश भी नहीं करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके अंदर साहस भी होना चाहिए, कोशिश भी होना चाहिए। किसी भी अनसक्सेस, किसी भी फेलोर पर आप विजय हासिल कर सकते हैं। और कई बार उसी हाथी की तरह हम असफल जब हो जाते हैं तो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। मैं सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी के जीवन से, इस कविता से मैंने भी अपनी जिंदगी में सीखा है। कई बार चैलेंजेस हमारे जीवन में भी आए हैं। 18 महीने मुझे जीवन में, 24 साल 24 ईयर्स की एज में मुझे जेल भी रहने का अवसर मिला है। 18 मंथ में सेंट्रल जेल नैनी में रहा हूं। उस समय अपने कैरियर की चिंता होती थी, क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। यह बात हमारे बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए। और मित्रों, आने वाले समय में जब नए चैलेंजेस आपके समक्ष होंगे तो आपका आत्मविश्वास और जो ज्ञान आप सब ने इस विश्वविद्यालय से अर्जित किया है, वही आपका दोस्त होगा, वही आपकी ताकत होगी और आगे बढ़ने में वही आपके लिए सहायक भी होगा। मित्रों, आज मानव सभ्यता अपने जिस पड़ाव पर खड़ी है, खासकर हम इसके पिछले 200-300 सालों की प्रोग्रेस को देखें तो हमें विश्वविद्यालयों का बहुत ही एक मेजर कंट्रीब्यूशन, अहम योगदान ये देखने को मिलेगा। इन वर्षों में चाहे आर्ट हो, कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, राजनीति से लेकर इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी और गवर्नेंस के क्षेत्र में मानवता को जितने भी ज्ञान प्राप्त हुए हैं,
जितने भी दर्शन और सिद्धांत मिले हैं वह सभी प्रायः विश्वविद्यालयों से ही संबद्ध रहे हैं। एक हालिया उदाहरण जो मेरे दिमाग में आया, उसको नोट किया मैंने, तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज सिलिकॉन वैली से मैं समझता हूं कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो न परिचित हो। दुनिया भर में कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सेंटर बना हुआ है। कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सिलिकॉन वैली सेंटर बना हुआ है। इसके पीछे का इतिहास आप देखेंगे तो उसके रूट्स आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही दिखाई देंगे। इसी तरह बोस्टन आज दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड और बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का सेंटर है। इसके पीछे भी यहां की लोकल यूनिवर्सिटीज का ही एक बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी में नए नए रिसर्च और इन्वेंशन के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका रही है, मैं समझता हूं कि उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में हमारे विश्वविद्यालयों की भूमिका नहीं रही है, केवल विदेशी विश्वविद्यालयों की ही भूमिका रही है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और आईटी सेक्टर में हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों ने बहुत नए और बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, अडोब, आईबीएम जैसी कंपनियां भारतीय शिक्षण संस्थाओं में पढ़कर निकलने वाले भारतीयों के हाथ में हैं। इस समय वो इसका संचालन कर रहे हैं। आज हमें सोचने की जरूरत है कि जो भारतीय टैलेंट दुनिया भर की टॉप कंपनियों की बागडोर संभाल सकता है, वह भारत में टॉप कंपनीज को एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं यहां पर वह स्थापित कर सकते इस प्रकार की टॉप की कंपनी? साथियों, पहले देश में मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में हूं। स्टार्टअप्स पर मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया है, स्टार्टअप्स पर, और उसके लिए फंडिंग भी मैंने बढ़ाई है। कल ही मैंने घोषणा की, जो अब तक 1.5 करोड़ होती थी, मैं उसको 10 करोड़ तक की बढ़ाने की जो है मैंने घोषणा की है। साथियों, पहले देश में कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम था ही नहीं, मगर पिछले 6-7 सालों में तस्वीर बदली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2014 में केवल 500 स्टार्टअप्स काम करते थे, और आज आपको जानकर खुशी होगी, मोर देन 60,000 स्टार्टअप्स इस समय काम कर रहे हैं। यह है भारत। पिछले साल 2021 में भारत में 44 नए यूनिकॉर्न निकलकर सामने आए, और भारत के यूनिकॉर्न की संख्या अब 83 हो गई। आपको खुशी होगी कि 2022 के पहले 50 डेज में, जो माने 2022 के जो 50-60 दिन जो गुजरे हैं, इसमें 10 नए यूनिकॉर्न आकर जुड़ गए। मित्रों, किसी भी देश का भविष्य आप जैसे यूथ्स पर, आप जैसे नौजवानों के ऊपर निर्भर करता है। और मैं मानता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो आप जैसा नौजवान है, आप जैसा यूथ है। युवा बदलाव का सबसे बड़ा कैटलिस्ट होता है, और सबसे बड़ा वह सोर्स भी होता है। इन्वेंशन, इनोवेशन और आइडियाज के दम पर युवा किसी भी चुनौती का सामना करने की कुवत रखता है। इसलिए आप सब आगे बढ़ें, नई टेक्नोलॉजी खोजें, नए इन्वेंशंस भी करें, नई कंपनीज और रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट खड़े करें। एक लक्ष्य बनाकर निर्भीक होकर आप आगे बढ़ें, यह मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। साथियों, जैसे मैंने कहा कि मैं भी एक फिजिक्स का छात्र रहा हूं, वैसे आप में से जिन्होंने भी साइंस पढ़ी होगी, वह सर सीवी रमन के नाम से अवश्य परिचित होंगे, क्योंकि उन्हें रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। जानते हैं, इंडियन थे, तो सीवी रमन साहब कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन एंड नॉन व्हाइट, ही वॉज द फर्स्ट non-European and non-white to get the Nobel Prize for the research in fundamental science. ये सब हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के स्रोत हैं। जगदीश चंद्र बसु, पौधों में भी जीवन होता है,
इसको स्थापित करने का काम और इसका वैज्ञानिक श्रेय, वैज्ञानिक साइंटिफिक क्रेडिट यदि किसी को जाती है तो जगदीश चंद्र बसु को जाती है। और बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन वहां उस समय की परिस्थितियों के कारण भारत गुलाम था, इसलिए पेटेंट उसका केवल नहीं करा पाए थे, इसलिए इसकी क्रेडिट नहीं उनको मिल पाई। पश्चिमी देशों ने क्रेडिट नहीं दी वायरलेस कम्युनिकेशन के मामले में। कॉन्ट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो जगदीश चंद्र बसु का है। अब यह है कि पौधों में भी जीवन होता है, यह बात समझ में कैसे आई। माता पिता कभी कभी बातचीत के दौरान कहानी सुनाते हुए यदि कोई बात कह देते हैं तो लोग उससे भी कुछ निकाल लेते हैं। वैज्ञानिक जो होता है, जिसका दिमाग बराबर एक्टिव होता है, वैसे ही जगदीश चंद्र बसु को भी उनकी माताजी ने कहा था, रात को वृक्ष को छेड़ना नहीं चाहिए, रात को वृक्ष को पानी नहीं देना चाहिए। यही बात जगदीश चंद्र बसु के दिमाग में बैठी थी और जब आगे बढ़ते चले गए इसी पर रिसर्च शुरू किया और बाद में उन्होंने स्थापित कर दिया कि नहीं, जो हमारे वृक्ष होते हैं इनके अंदर भी जीव होता है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान की जो सबसे बड़ी खोज हुई है, जिसे अब तक के 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा गया है, वह है यूरोप के सर्न लैब में गॉड पार्टिकल्स की खोज, जिसका वैज्ञानिक नाम है हिग्स बोसॉन। आप जानते हैं, दो वैज्ञानिक, इंग्लैंड के पीटर हिग्स थे और हमारे एक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस। पीटर हिग्स और हमारे सत्येंद्रनाथ बोस के नाम का बोस से बोसॉन, तो इसका नाम ही इस गॉड पार्टिकल का हिग्स बोसॉन रख दिया गया। अर्थात 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज पर भारत की टैलेंट की सिग्नेचर है। भारत की टैलेंट की सिग्नेचर है, सबसे बड़ी इन्वेंशन जो 21st सेंचुरी की है। क्या इस पर हमारे अंदर सेंस ऑफ प्राइड पैदा होनी चाहिए? होती है। कभी कभी जानकारी न होने के कारण भी ये चीजें नहीं होती। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछली शताब्दी में यूरोप और गोरों के बाहर फिजिक्स का प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने से लेकर वर्तमान सेंचुरी में भी फिजिक्स और साइंस की सबसे बड़ी खोज तक भारत की मेधा और प्रतिभा का अमिट प्रभाव उस पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। चूंकि फिजिक्स मेरा विषय रहा है, इसलिए मुझे ध्यान आया कि इसमें ही वह उदाहरण है जो किसी भी भारतीय युवा को विज्ञान की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, एक दूसरे पहलू की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। When we use the word God, particle, it has two words, God and particle. Particles के बारे में तो बहुत ज्ञान अर्जित भारत ने भी किया है, दुनिया के दूसरे देशों ने कर लिया है, परंतु गॉड अर्थात आध्यात्मिकता के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो ज्ञान भारत के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। गॉड का ज्ञान नहीं है, गॉड है क्या, स्पिरिचुअलिज्म है क्या, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और मैं कहता हूं भारत को ही है। मैं एक उदाहरण यहां पर देना चाहता हूं। आप सभी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब का तो निश्चित रूप से प्रयोग करते ही हैं। इस कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अपनी भारत की यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले थे। उन्होंने कहा, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स उनसे मिले थे। स्टीव जॉब्स ने उन्हें बतलाया था कि मैं एक बार बहुत संकट में था, मुसीबत में था, मैं हताश था, निराश था। तो मुझे यह बतलाया गया, यदि जीवन में शांति चाहते हो, नई ऊर्जा चाहते हो, तुम जाओ हिंदुस्तान में नैनीताल में एक नीम करौली बाबा का कैंची धाम मंदिर है, वहां तुम जाओगे तो तुम्हें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। या एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को बतलाया, और मार्क जुकरबर्ग ने इसकी चर्चा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से की थी। और मार्क जुकरबर्ग ने यह कहा, मैं भी अपनी जिंदगी में एक बार बहुत ही निराश हुआ, बहुत ही हताश हो गया, तो मैं वही नीम करौली बाबा के
कैची धाम आश्रम गया था, मुझे जीवन में जो शांति मिली है और जो एक संबल मिला है, उसी के बल पर हमने फिर से अपने कदम आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। यह उन लोगों की बात है, यह हमारी बात नहीं है, यह प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पार्टिकल का समाधान तो दुनिया में सबके पास है, लेकिन गॉड का समाधान, स्पिरिचुअलिज्म के आधार पर जीवन की समस्याओं का समाधान केवल और केवल भारत के पास है। कभी कभी हमारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म की जीवन में आवश्यकता क्या है। सो कॉल्ड मैं प्रोग्रेसिव्स कह रहा हूं, माफ करिएगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। इसका उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं। आप सभी हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद पास आउट होकर निकलेंगे और जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप जाना चाहेंगे। हमारे बच्चों की यह भी ख्वाहिश रहती है कि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाएं, विदेशों में जाएं और अच्छे अच्छे पद हमको हासिल हों। और मौका मिलने पर आप काम क्या करेंगे, यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है और आपके मन पर निर्भर करता है। बुद्धि तो आपको केवल यह बताएगी कि आपको काम कैसे करेंगे, कितना अच्छा और कितनी सफाई से करेंगे, कौन सा काम करेंगे, यह तो आपका मन बतलाएगा, या आपके मन की प्रवृत्ति बतलाएगी। मन के बारे में तो मैं समझता हूं कि किसी को भ्रम होना नहीं चाहिए। मन है क्या? हमारे यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, टूटे मन से कोई छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। यह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। मन, मैं चूंकि यहां पर साइंस भी कम से कम हाई स्कूल तक तो निश्चित रूप से लोगों ने पढ़ी होगी, यहां पर मौजूद है। मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं इसको बतलाना चाहता हूं। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए कि आपका मन एक सर्किल है। यह बतलाने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म को जीवन में क्यों लोग अपनाते हैं। जीवन में सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, परमानंद पाने के लिए हमारे ऋषियों और मनीषियों ने यह कहा है। तो जब छोटे मन से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, छोटे मन से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, छोटे मन से परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसीलिए मैंने कहा मान लो थोड़ी देर के लिए योर मन इज ए सर्किल। आपका मन ये सर्किल है, वृत्त है। तो इस सर्किल का सर्कमफरेंस जितना बढ़ाते जाओगे, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद वो बढ़ता चला जाएगा। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद। आप छोटे मन वालों को देखिए, चेहरे पर जो ग्लैमर होना चाहिए नहीं रहेगा, उड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। मेरे बच्चों, सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में बड़े मन से काम करना। बड़े मन से जो काम करेगा वह जीवन में मर्यादाओं को किसी भी सूरत में तोड़ नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, अब बड़े मन का होना ही आवश्यक है। हमारे बड़े मन के लोग ऋषि और महर्षि थे, जिन्होंने कहा द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। छोटे मन के लोगों ने, छोटे मन के लोग यह नहीं कह सकते। बड़े मन के लोग हमारे भारत में थे। छोटे मन के तो लोग वो होते हैं जो 9/11 अमेरिका में टावर गिरा देते हैं, इतने बड़ी टावर। उनको लगता है नहीं, हमारा ही राज्य होना चाहिए, हम जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सबके सारे लोगों की बातें गलत हैं। अमेरिका में ट्रेनिंग प्राप्त किया और अमेरिका के ही जाकर वो टावर को, वहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा देते हैं। 9/11 की घटना हो जाती है। आपको यह ध्यान रखना होगा मेरे मित्रों, खूब पढ़ लिखने के बाद भी अमेरिका में ट्रेंड पायलट होकर भी कोई 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। डॉक्टर होकर भी कोई अफजल गुरु बन सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर भी कोई याकूब मेनन बन सकता है। अरबपति खरबपति होकर भी कोई बिन
लादेन, ओसामा लादेन बन सकता है, ओसामा बिन लादेन बन सकता है। यह बात हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए महत्व यह नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आप बुद्धिमान हैं इसका मतलब यह नहीं आप मान सकते कि आप सब कुछ हैं। आप कितने प्रतिभावान हैं, कितने धनवान हैं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि आपके मन का संस्कार कैसा है। आपका मन छोटा है कि आपका मन बड़ा है, इसका महत्व सबसे अधिक है। इसीलिए मैंने कहा एलिवेटेड मन से ही कोई बड़ा हो सकता है, बड़े मन से ही कोई बड़ा होता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। साथियों, जो लोग यह सिद्धांत देने का प्रयास करते हैं कि केवल गरीबी और अशिक्षा के कारण ही आतंकवाद पनपता है, ऊपर के सारे उदाहरण उनकी बात को और उनके तर्क को, जो भी मैंने कहा है, वो पूरी तरह से ध्वस्त करते हैं। गरीबी के कारण होता है, शिक्षा के कारण होता है। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ल्ड इज ए फ्लैट, एक मिस्टर टॉम फ्रीडमैन ने एक आर्टिकल लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखा, और साथ ही साथ गार्जियन जो लंदन से निकलता है वहां पर भी एक आर्टिकल उन्होंने लिखा, इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा। इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा, यह आर्टिकल उन्होंने इसलिए लिखा था, कमोबेश साल, 1.5 साल, 2 साल के अंतर पर ही ये दोनों इन्फोसिस भी और अलकायदा एग्जिस्टेंस में आए थे। इसलिए उन्होंने ये आर्टिकल लिखी। उन्होंने कहा अलकायदा में भी काम करने वाले हाईली एजुकेटेड बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग हाईली एजुकेटेड हैं, और हमारे यहां भी इसमें भी बहुत सारे हाईली एजुकेटेड हैं। और इतना ही नहीं, अधिकांश सब यूथ हैं, लेकिन एक रचनात्मक कार्यों में लगा हुआ है और दूसरा आतंकवादी गतिविधियों में लगा हुआ है। यह अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है, संस्कारों का है। और यह अंतर आपकी शिक्षा नहीं तय करेगी कि अंतर कैसे पैदा होगा। शिक्षित तो आतंकवादी भी होते हैं। यह अंतर तय करेगा कोई तो दीक्षा तय करेगा, यानी आपका संस्कार तय करेगा, और कोई तय नहीं करेगा। इसलिए जब हम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होते हैं तो हमारा उद्देश्य शिक्षा से अधिक दीक्षा पर ही होना चाहिए, क्योंकि हम भविष्य में क्या करेंगे इसकी दिशा दीक्षा ही तय करेगी। एक और बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का यह वर्ष तभी सार्थक हो सकता है जब हम सभी अपने आचरण से इस अमृत तत्व को समाज में और राष्ट्र में स्थापित करें। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमें आगामी यह दृष्टि रखनी होगी कि जब हम स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएंगे उस समय भारत कहां पर खड़ा होगा। उस कालखंड को उन्होंने अमृत काल कहा है। और साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे कॉलेज हैं। गार्गी और मैत्रेयी का मैंने नाम लिया। हमारे वैदिक काल की यह विदुषियां हैं, नारी शक्ति की प्रतीक हैं, इनके नाम पर भी यहां पर कॉलेज है। कभी कभी मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है, आज का युवा वर्ग है, वो गार्गी और मैत्रेयी के बारे में कौन थी, क्या उनका कंट्रीब्यूशन भारत के लिए रहा है, इसकी जानकारी इतनी होनी चाहिए। नहीं है, यदि किसी को है भी, अपने को उनके आदर्शों से, उनके मूल्यों से वह कनेक्ट नहीं कर पाता। ये दोनों वैदिक काल की जो मानी जानी विदुषी महिलाएं थीं, जिन्होंने वेदों के ऊपर अपनी टिप्पणी दी थी, व्याख्या की थी, और शास्त्रार्थ में भी इन्होंने भाग लिया था, दोनों महिलाओं ने। गार्गी का याज्ञवल्क ऋषि के साथ शास्त्रार्थ वेदों की सबसे बड़ी प्रसिद्ध घटना मानी जाती है। गार्गी का जो याज्ञवल्क के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था, एक बड़ी घटना मानी जाती है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जाकर ढूंढने की भी कोशिश करिएगा। जो लोग भारतीय संस्कृति को लांछित करने की कोशिश करते हैं, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं, वह विश्व के किसी भी अन्य धर्म में या संस्कृति का उदाहरण नहीं दे सकते जिसमें धर्म ग्रंथ के ऊपर बहस और टिप्पणी करने का अधिकार महिलाओं को प्राप्त हो। एक धर्म भी इस दुनिया में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो केवल हमारे यहां मिलेगा। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उसको ढूंढिएगा, खोजिएगा।
शास्त्रार्थ करने का अधिकार केवल हमारे यहां ही महिलाओं को प्राप्त है। मैंने यह उदाहरण इसलिए दिए हैं कि समानता, समरसता और ज्ञान कि भारत की इस महान परंपरा का हमें स्मरण करना चाहिए और स्वतंत्रता की इस अमृतकाल में षड्यंत्र पूर्वक जो विष हमारे दिमाग में भरा गया है उसे भी बाहर निकालने का हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। और साथियों, ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों से खड़ी होती है जो अपने को प्रोग्रेसिव मानते हैं, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति उनको सो कॉल प्रोग्रेसिव कहता है, प्रोग्रेसिव नहीं कहता। साथियों, जीवन में ज्ञान का जितना महत्व है उतना ही संस्कारों का भी महत्व है। मैंने पहली बात आपको बताई है। आपको कुछ जीवन मूल्यों के प्रति हमेशा कमिटेड रहना पड़ेगा, प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा, और आपके जीवन मूल्य ही आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। आपकी जो लाइफ वैल्यूज होती हैं वही आपके कैरेक्टर को बनाती है। और इस समय में मुझे घटना याद आती है। स्वामी विवेकानंद सामान्यतः धर्म संसद में भाग लेने के लिए दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे। तो एक देश में वह गए, वहां किसी ने कहा कि ढीली ढाले आपके वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना ड्रेस, धर्म संसद का जो ड्रेस कोड है उसका पालन करते तो कुछ जेंटलमैन की तरफ आप दिखाई देते। जब यह टिप्पणी की तो जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा था, क्या कहा था? इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। कैरेक्टर की जीवन में क्या अहमियत है मित्रों, ये मैं समझता हूं किसी को बतलाने की जरूरत नहीं है। अंत में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारा सपना है कि भारत फिर से जगत गुरु के पद पर आसीन हो। यह काल्पनिक नहीं है, हाइपोथेटिकल नहीं है। हम लोगों की भी जिंदगी का अनुभव है, हम लोगों की जिंदगी का भी अध्ययन है। हम भारत को शक्तिमान बनाना चाहते हैं, धनवान बनाना चाहते हैं, और भारत को हम ज्ञानवान भी बनाना चाहते हैं, और हर भारतीय को संस्कारवान भी बनाना चाहते हैं। धन, ज्ञान और शक्ति मनुष्य के जीवन की यह सब कुछ नहीं हो सकती जब तक संस्कार न हो। और मैं कहना चाहूंगा हमारी शक्ति दुनिया को डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगत कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हमारी शक्ति है। और दुनिया का अकेला देश यह भारत है जिसने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह है हमारा चरित्र। मैं इन शब्दों के साथ, एक अटल जी की प्रसिद्ध कविता है, अब आप कहेंगे अटल जी का कई बार नाम लिया है। बहन भाइयों, राजनीतिक जीवन में मैंने अटल जी को अपने एक आदर्श के रूप में लिया है। बहुत नजदीक रहा हूं, बहुत नजदीक रहा हूं, इसलिए मैं दोहराता हूं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। यही शब्दों के साथ मैं पुनः जितने हमारे छात्र हैं जिन्हें डिग्री प्राप्त हुई है, मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से मैं कामना करता हूं, और उनके परिवार जनों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Thank you so much, sir, for those thought-provoking words of wisdom. Thank you once again.